जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये आईडीए गठबंधन इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आईडीए गठबंधन इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनगर एवं साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, ये कई संगठन शामिल रहे और इस संदर्भ में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनखड़ जी से हम जानते हैं कि किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपका हार्दिक स्वागत है जनता खबर में। भैया जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें क्या मुद्दे रहे मुख्य रूप से? मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है जी और सामाजिक न्याय परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी। आज की इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई दशरथ मौर्य जी ये हमारे बीच में है। जी। सामाजिक न्याय परिषद के कानपुर मंडल के संयोजक हैं डॉक्टर जय नारायण पटेल जी। और आप मोहम्मद फहीम सिद्दीकी साहब जो इंडियन नेशनल लीग के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। आफाक साहब जो सामाजिक संगठन चलाते हैं जी। आफाक भाई हैं जी। और आप मोहम्मद अहमद, आप भी सामाजिक संगठन चलाते हैं जी। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, ये 26 नवंबर संविधान दिवस है जी। और इस बार 74वां संविधान दिवस मनाया जाएगा। जी। तो 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन जंतर मंतर नई दिल्ली में किया जाएगा। जी। उसके बात रखने के लिए उसका क्या उद्देश्य है, उसके लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई। तो क्योंकि 76 वर्ष की आज़ादी में लोगों को हक अधिकार नहीं मिले जी। और हक अधिकार मिलने की जब बात कहीं कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी कही जाती है तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि भाई जातियों की जनसंख्या नहीं है हमारे पास में, तो उनके लिए कैसे निर्धारित किया जाए जी। तो उसके लिए जातिगत जनगणना किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि ये भारत देश विभिन्न धर्मों, समुदायों, वर्गों, जातियों का देश है, उनकी अपनी अपनी जनसंख्या है और सामाजिक न्याय के लिए सबको जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तब सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी होगी। तो एक तो ये है कि भाई जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए जी। दूसरा जो 28 मई 2023 को नए संसद भवन में जो सिंगोल स्थापित किया गया है और सिंगोल राजतंत्र की निशानी है जी। देश में आज कानून का राज है, देश भारतीय संविधान से चलता है जो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो उस लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में उस राजतंत्र के प्रतीक को जो स्थापित किया गया है ये बहुत ही निंदनीय और आरएसएस पोषित भाजपा का ये घृणित कार्य है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद ये मांग करती है कि उस सिंबल को वहां से हटाया जाए और उसके लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राम मंदिर की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनवरी में हम इसका उद्घाटन होगा, दी जाएगी, तो वो बहुत बड़ी जगह मान रहे हैं। तो वो सिंगोल के लिए वो उपयुक्त जगह है राम, वहाँ कोई
बना करके, कोई हॉल बना करके, कोई किसी कक्ष में उसको बहुत सम्मानजनक तरीके से वहां पर स्थापित कर, या आरएसएस का जो नागपुर में मुख्यालय है वहां पर स्थापित करें। क्योंकि वो लोग जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये संविधान में विश्वास नहीं करते, संविधान की कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते। तो इनको वो सिंबल वहां स्थापित करना चाहिए, ये हमारी बड़ी मांग है। तीसरा, जो भाई जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसी तरीके से क्योंकि भारत देश बौद्ध धर्म का देश रहा है, यहीं से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो बुद्धों के लिए भी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनना चाहिए, उसका भी बोर्ड का गठन होना चाहिए, ये भी उसमें एक मांग रखी जाएगी। और एक शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए। आज की शिक्षा नीति जो गरीब के बच्चे दलिया खिचड़ी वाले स्कूलों में पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूलों सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उनके बच्चों का मुकाबला दलिया खिचड़ी खाने वाले जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं उनके बच्चे उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। तीसरा, जो क्योंकि भारत देश में 70% लोग कृषि और कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार घोषित करती है, लेकिन उस पर उसे उत्पाद को खरीदने की गारंटी नहीं देती और बिचौलिए उसे औने पौने दाम में किसान से खरीदते हैं। उसकी मजबूरी होती है बेचना, सरकार खरीदती नहीं है, तो उसे अपना उत्पाद बेचना है, तो बिचौलिए औने पौने दाम में उसे खरीदते हैं। तो ये सरकारी गारंटी होनी चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। तीसरा, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो अक्षर से लागू होनी चाहिए और उसी से किसानों का उत्थान होगा। जब तक इस देश में किसान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग कृषि और कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विधायिका में और न्यायपालिका में, विधायिका में तो ओबीसी का आरक्षण नहीं है, न विधानसभा में लोकसभा में है, तो वहां पर भाई पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, उनकी जनसंख्या के अनुपात में वहां भी आरक्षण होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का वहां विधानसभाओं में और लोकसभा में आरक्षण है, तो वो आरक्षण पिछड़ों के लिए भी और अल्पसंख्यकों के लिए भी वहां पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये भी उसमें एक मांग होगी। ईवीएम के द्वारा घपला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया है कि ईवीएम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन ये आरएसएस पोषित भाजपा और भारत निर्वाचन आयोग क्योंकि पूरी तरह से उन्हीं का गुलाम बना हुआ है, तो ये ईवीएम के स्थान पर मत पत्र के द्वारा चुनाव करने के लिए कतई तैयार नहीं हो रहे, जबकि सत्ताधारी पार्टी के अलावा सभी पार्टियां ईवीएम के विरोध में हैं। तो ये राष्ट्रीय पद महासभा सामाजिक न्याय परिषद ये भी मांग उठाती है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ईवीएम के स्थान पर मतपत्र के द्वारा कराए जाने चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर दिल्ली में जंतर मंतर पर 26 नवंबर 2023 को लगभग 30 राज्यों से लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, जो मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो लोग उसमें शरीक होंगे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाएगा और वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। इसलिए आज की पत्रकार वार्ता यहाँ पर रखी गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, ये 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम रहेगा उसका उद्देश्य ये माना जाए कि ये एक तरीके से ध्यानाकर्षण है, केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षण है कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे और इन मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे। परंतु यदि केंद्र सरकार इस पर कार्यवाही नहीं करती है, ज्ञापन ले लेती है
और विशेष उस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो भी क्या कुछ आगे की योजना बन रही है कि फिर कैसे देश में? जी सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, जी क्योंकि ये जो ज्ञापन है ये जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जी भेजा जाए, जी तो उनके द्वारा फिर वो सरकार को भेजा जाता है जी अपने उस पर रिपोर्ट दे करके, जी अपना उस पर निर्देश दे करके सरकार को भेजा जाता है। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, जी लेकिन हम जनता मंत्र पर संसद भवन के समीप जी अपनी बात वहाँ सरकार को सुनाना चाहते हैं, और देश के लोगों को जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब में विश्वास करते हैं, मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, उन लोगों तक हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये जो इस समय वर्तमान सरकार है ये मनोवादी विचारधारा की पोषक है, ब्राह्मणवादी विचारधारा की पोषक है। तो हमें जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी हमारे लिए अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों को पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और ये हम उस जंतर मंतर के माध्यम से एक अपना मैसेज देंगे पूरे देश के। दो सवाल भैया जी और जानना चाह रहे हैं कि आपका नज़रिया क्या है। एक तो ये जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो बहुत बात हुई कि पिछड़े वर्ग का अब उत्थान हो जाएगा, परंतु उसमें एल.आर. नायक की जो संस्तुति थी कि अति पिछड़ों को भी न्याय दिया जाए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़ी मछली के साथ छोटी मछली नहीं रह सकती है। तो कुछ जातियों को जो है अधिक लाभ मिल गया, कुछ जातियों को लाभ ही नहीं मिला, और थे सभी ओबीसी ही। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो जाति गणना हो रही है, तो जाति गणना जिस प्रकार से मंडल कमीशन लागू किया गया और मंडल के आधार पर कुछ जातियों ने माने दो जातियों ने खासकर यूपी बिहार में शासन सत्ता में अपना स्थान प्राप्त किया, कई बार मुख्यमंत्री बने, परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो बाकी जो है एक दो जाति छोड़ करके जितनी पिछड़े वर्ग की जातियां थी उनको लाभ नहीं मिला। तो ये जैसे जनसंख्या गिनती की बात होती है, तो हमें लग रहा है कि हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं, तो हर व्यक्ति को ही पता होता है कि इस गांव में इतनी जात के लोग हैं, कितने किस जात के लोग हैं, और जो संसाधन होते हैं, किसके यहाँ ट्रैक्टर है, किसके यहाँ जीप है, किसके यहाँ ट्रक है, किसका पेट्रोल पंप है, ये भी सब संज्ञान में होता है। और ये सब आंकड़े काफ़ी कुछ सरकारों के पास उपलब्ध होते हैं, किसके किसके पास गाड़ियां हैं, किन किन जातियों के लोगों के पास किन किन जातियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सरकारें जानबूझ करके अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही हैं, और काफ़ी कुछ बड़े पैमाने पर आंकड़े होते हुए भी उनके लिए कोई कार्यवाही या योजना नहीं बना रही है? देखिए, जी जो सामाजिक न्याय परिषद जी का जो उद्देश्य है, जी हमने एक सेंटेंस कहा है जी कि इस देश में विद्यमान जी सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों एवं जातियों के लोगों को जी उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जी तो ओबीसी की जो बात है, जी तो 1931 की जनगणना के आधार पर इसकी आबादी 52% है। जी तो 52% तो आरक्षण मिला नहीं, जी वो 27% 27% रह गया। और जी उसमें ये नजीर दे दी गई कि भाई 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। जी ये एक जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि उस केस के आधार पर 50 से ऊपर नहीं दिया जा सकता है। तो जो 22.5% SC और ST का और 27 से मिलाकर के 49.5% यानी 50% से कम आरक्षण दिया गया, जी जबकि ओबीसी की आबादी ही 52% है, तो 52% उसे हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ ओबीसी को। जी अब हम जो चाहते हैं कि भाई सबकी जातिगत जनगणना हो और उसकी जितनी आबादी है उस अनुपात में उसे हिस्सेदारी मिले। जी तो इस नीति से, इस व्यवस्था से कोई भी जाति वंचित नहीं रहेगी। जो ओबीसी में जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई और उसमें ओबीसी के कुछ जो सक्षम जातियां थी जी वो कमजोर ओबीसी का हिस्सा खा गई, तो ये व्यवस्था जब जनसंख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी देने की बात होगी,
तो उस समय ये नहीं हो पाएगा। जी जिसकी जितनी आबादी होगी उसे उतना हिस्सा मिलेगा। जी मान लो यादव 12% है, जी तो उसको ओबीसी की जो 52% है, जो बढ़कर के 56% हो गया है कुछ विश्वसनीय आंकड़ों के माध्यम से, तो ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी है, वो अब 56% हो गया है। तो 56% में से 12% ही तो यादव लेगा, जी बाकी जी तो और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी जितनी जितनी आबादी होगी। जी तो इस तरीके से इसमें किसी की हस्तक्षेप नहीं होगी और सबको अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मिल जाएगा। जी तो इस मुहिम के माध्यम से सामाजिक न्याय हो पाएगा और सबको अपना अपना हक मिलेगा। जी ये अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको जो है व्याख्या किया कि सबको हिस्सा मिलेगा। इसमें भैया जी आपका जो ये रिलायंस ये अलायंस बना हुआ है, तो इस अलायंस के तहत तो चुनाव लड़ने की बातचीत जो चल रही, तो उसमें भी कहीं कुछ बातचीत हो रही है किन्हीं गठबंधनों के साथ। खास तौर से चर्चा में इसलिए है कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हम 65 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो जब अखिलेश यादव 65 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का, जनता दल का, अपना दल का, लोक दल का टिकट क्या होगा और फिर आपकी क्या हिस्सेदारी बनेगी? कुछ बातचीत कुछ आपको लग रहा है? प्रकाश डालिए। जी देखिए ऐसा जी है जी कि भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए गठबंधन जी वो तो ये चाहता है जी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, जी जिनकी आबादी 90% है, जी 85% तो 1931 की जनगणना के आधार पर है। हाँ लेकिन अब उनकी सबकी आबादी बढ़ी है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी तो आबादी 10% रहेगी। जी 90% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं जी और 10% वाले लोग जी 76 साल से इन 90% लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जी वो चाहे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, चाहे जनता पार्टी के माध्यम से, चाहे जनता दल के माध्यम से, चाहे अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा के माध्यम से, चाहे अब मोदी के माध्यम से, ये 10% लोग 90% लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जी तो उनका तो ये चाहते हैं कि ये अलग अलग चुनाव लड़े, इनका वोट बटा रहे। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी अजय राय, हाँ जी तो उनका हम स्टेटमेंट पढ़ते रहते हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। जी इधर समाजवादी पार्टी का भी हम पढ़ते रहते हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। जी और खास बात तो जो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई रहती है, जी एक बार कभी कांग्रेस की बनती है, फिर भाजपा की बनती है। तो भाजपा और कांग्रेस ये समझते हैं कि हमारी बकौती है, जी वो किसी को देना नहीं चाहते। जी जब 6 सीटों की बात हो गई थी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से जी कि भाई 6 सीटें दे दी जाएंगी, हम्म तो उन्होंने 6 सीटें भी नहीं दी। तो अखिलेश यादव ने वहां पर अपने 22 लोगों की अपनी सूची जारी कर दी, जी फिर और लोगों की सूची जारी कर दी और उसी संदर्भ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ऊपर पलटवार कर रही है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ऊपर कर रही है। इसके मायने ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना है जी उसमें ये टूटन के संकेत मिल रहे हैं। जी तो जबकि भारतीय जनता पार्टी है, इनको न तो कांग्रेस पार्टी के कान में कोई बात कह रही है, न समाजवादी पार्टी जी कह रही है। जी लेकिन ये अपने ही महत्वाकांक्षा में, जी अपने ही अहम में, कांग्रेस पार्टी अपने अहम में, समाजवादी पार्टी अपने अहम में, ये चूर होकर के एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर रहे हैं। जी तो हम ये चाहते हैं कि जब तक SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग सब संगठित नहीं होंगे, और जैसा कि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडरान ने ये कहा कि एनडीए का कैंडिडेट होगा और उसके सामने एक कैंडिडेट होगा, जी हाँ 1 to 1 चुनाव होगा। राइट हाँ, साहब। जी तो जी उससे तो जो एनडीए की सरकार है वो धराशायी हो जाएगी जी और वो 100 सांसद भी नहीं जिता सकते पूरे देश से। जी जी लेकिन जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये
इतने महत्वाकांक्षी हैं, ये त्याग नहीं करना चाहते, किसी अपने भाई के साथ बैठना पसंद नहीं करते, तो इनमें आपस में ये टूटन है। तो लेकिन अभी समय है, हो सकता है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग इसमें पहल जी। करें और बंटू वन की लड़ाई 2024 में हो बने और जी। उसमें जी। फिर एनडीए की सरकार को हटाया जाए, क्योंकि एनडीए की सरकार संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। हम भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए 2024 में। और रही हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस की बात, जी। तो वही हमारे साथ में इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी में, एक तो हमारी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, जी। दूसरा भाई इंडियन नेशनल लीग है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब जी। जिनका केरल में एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, सरकार में जी। शामिल है। जी। तो वो पार्टी साथ में है आईडीए गठबंधन में। और एक शिव प्रसाद यादव जो औरैया के रहने वाले हैं, जी। उनकी सर्वजन सुखाय पार्टी के नाम से उनकी पार्टी बनी है, तो जी। वो भी आईडीए गठबंधन में है। और एक पार्टी भाई हमारे साथ में अमर सिंह चौहान है, एक उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। एक भाई शत्रुघ्न सिंह निषाद हैं, उनकी अभय समाज पार्टी है। जी। एक चंद्रशेखर भारती है, एक उनकी पार्टी है। तो इस तरीके से पार्टियां हैं, तो सामाजिक संगठन है। तो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भी भाई इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं हमारी भी उपयोगिता समझे, हमारे भी महत्व को समझे और वहाँ पर कोई बात बने। और हम भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार को हटाया जाए, दिल्ली से हटाया जाए और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक सामूहिक सरकार बने और उसके माध्यम से सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। तो ये हमारी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। बस आखिरी सवाल भैया जी, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें भी कोई क्या आपकी जो गठबंधन है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इस आईडीए गठबंधन की ओर से क्या कहीं कोई भागीदारी की जा रही है 5 राज्यों में किसी भी पार्टी के द्वारा? जी। इंडियन नेशनल लीग ने जी। 3 सीटों पर नामांकन कराए थे। अच्छा सर। लेकिन जो नामांकन दाखिल करने वाले जो उम्मीदवार थे जी, उनकी कुछ गलती से जी, नामांकन प्रपत्रों में कमी रह गई और वो पर्चे खारिज हो गए, तो वो वहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से जी, रीवा में 73 विधानसभा क्षेत्र से जी, इंजीनियर पुष्पराज पाल जी, चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो एक ही प्रत्याशी हैं, प्रयास हमने काफी किया, जी, छत्तीसगढ़ में भी गए, राजस्थान भी गए, मध्य प्रदेश में भी काफी प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ इन तीनों ही प्रांतों में कांग्रेस भाजपा का ही मुकाबला है आपस में। जी। तो वहाँ हमारे दल से और उम्मीदवार हमको नहीं मिल पाए। वहाँ से सिर्फ एक उम्मीदवार रीवा जनपद में जी, 74 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर को समय दिया। और आईडीए गठबंधन की भी भागीदारी हो रही है, उसके दलों की भागीदारी हो रही है। आप सब देखते रहिए जनता खबर को, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस पर दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आईडीए के लोग, सामाजिक न्याय परिषद के लोग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग सहित विभिन्न संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं, उनको, उस कार्यक्रम को भी आप सब सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सब देखते रहें जनता खबर।